we can say the dissent of the people, or peoples are making agitations on this point, that we are trying to dilute the statutory powers or provisions regarding the tenure of the commissions. ठीक है, उनके पे पर्क्स और जो सेक्शन 13 और 13 में खासतौर से, और उधर 16 में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के लिए वी हैव डिसाइडेड, डिटरमाइंड यूनिफॉर्मली, तो द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू डाइल्यूट इट, कि भाई उनका टेन्योर वी कैन रिड्यूस और कैन अल्टर, और वेतन में, तो दैट विल अफेक्ट, सर्टेनली अफेक्ट देयर ऑब्जेक्टिविटी. तो when there is provision in the statute or the act under article 14 and 17 to remove those commissioners or chief information commissioners who are failing to perform their duties or found indulged in malpractices or corrupt practices, then there is no need to, I think there is no need to make such type of amendments. हेलो, हाँ आ रहा है ना, वो एक कोई मैसेज आ गया, उससे आई थिंक डिस्टर्ब हो गया ये. हाँ ठीक है. तो ये अब बात आती है एक्चुअल में जो ऑपरेटिव पार्ट है कमीशंस का, पावर, फंक्शंस और उसका. अच्छा, अग्रवाल साहब आगे क्या? सुभाष अग्रवाल जी है ज्वाइंट? नो सर. सुरेंद्र देखिए, हाँ चलो मन बता देना, कहीं ज्यादा टाइम ना लगा दूं. तो इट इज द 5th चैप्टर, जो 5वां चैप्टर है हमारा एक्ट का, सेंट्रल एक्ट का, और उसमें मतलब आर्टिकल सेक्शन 18, 19 and 20, these are concerned with the powers and functions of the commissions, both central and state commissions. But section 18 concerned with the complaints. Complaints can be filed in the commissions or their against the functioning of the public authorities, their PIOs, APIOs, or the first appellate authority who are failing or not performing the duties of the act as per the act. एक्ट में शो मोटो डिस्क्लोजर की बात की है, उसकी स्क्रिप्ट को इफ वी फेल्स टू, किसी पब्लिक अथॉरिटी ने PIO, API और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी डेजिग्नेट नहीं किए, जो कि सेक्शन 5 का 5 का ए पार्ट है, ताकि एवरी पब्लिक अथॉरिटी विल डेजिग्नेट PIO, API विद इन 100 days ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ या केम इन इन्फोर्समेंट ऑफ दिस एक्ट. जैसे ही एक्ट हमारा लागू हो गया, उसके 100 दिन के अंदर अंदर ये लोग नामित करने थे, सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर ड्यूटीज, दे कैन प्रोवाइड. एक सिंगल आदमी आप बताइए कि हु विल एक्ट एज द PIO. इस पब्लिक अथॉरिटी एक खास इंस्टीट्यूशन या बॉडी की इंफॉर्मेशन, जो पब्लिक अथॉरिटी है उसकी सूचना कौन व्यक्ति देगा, उसका नाम, उसके अगेंस्ट ये अपील, who will be the first appellate authority. This should be clearly designated and displayed. तो इस बात को लेकर के, या if commission has given some directions or some decisions have been given and that is not complied by one or more public authority, then the complaint can be filed under section 18. ठीक है. या किसी पब्लिक अथॉरिटी में some applicant went for, या one applicant went for information and they थ्रेस्ड इन, उसको धक्का मुक्की करके उसको भगा दिया, धमका दिया, तो ही और शी कैन फाइल द कंप्लेंट बिफोर द कमीशन. ठीक है. तो ये सब सेक्शन 18 है विच टॉक्स अबाउट इट, और इट एम्पावर्स द कमीशन टू टेक डिसीजंस उसके हिसाब से. सेक्शन 19 इट कंप्राइजेज ऑफ 3 पार्ट्स, सब सेक्शंस, और इसमें पहले 2 हैं. दीज आर कंसर्न विद द पावर्स ऑफ द पब्लिक फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी. फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी की क्या पावर है, कैसे वो केसेस को डील करेगी और कितना टाइम उसके पास. मतलब ऑल दीज हैव बीन. फर्स्ट अपील कैन बी फाइल्ड अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द PIO विद इन 30 days. 30 दिन के अंदर अंदर, एज एंड व्हेन वी रिसीव द एप्लीकेशन, जिस दिन हमने उसका डिसीजन की कॉपी मिल जाती है, उसके 30 दिन के अंदर अंदर वी कैन फाइल द फर्स्ट अपील.
It can be filed up to the period of 45 days, but the delay can be condoned by the first appellate authority and it should be with reasonable grounds. उसके ठीक ठाक रीजन हमें देने पड़ेंगे, भाई डिले ये है, और डिले को फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी कंडोन कर दे तो वो उसको कंसीडर कर सकती है। अब व्हाट इज रिक्वायर्ड विद द फर्स्ट अपील? फर्स्ट अपील यदि हम किसी ने भी अप्लाई करने हो तो व्हाट उसके साथ क्या चाहिए, हु कैन फाइल द फर्स्ट अपील, ये दोनों चीजें यहाँ देखने की बातें हैं। फर्स्ट अपील कैन बी फाइल्ड बाय द एप्लीकेंट एज वेल एज द थर्ड पार्टी, दोनों ये फर्स्ट अपील लगा सकते हैं। पीआईओ कैन नॉट अप्लाई। और व्हाट इज रिक्वायर्ड, उसके साथ डॉक्यूमेंट क्या है? आपकी एप्लीकेशन, यदि फीस और एडिशनल फीस है तो उसकी डिटेल, ये मैंने फीस दी है और ये एडिशनल फीस है, देन कॉपी ऑफ द डिसीजन, ये हमने लगानी है। इसमें व्हाट वी आर आल्सो सपोज्ड टू, व्हाट वी हैव डिमांडेड एंड व्हाट इज और व्हाट इज क्लियर के फ्रॉम द इंस्पेक्शन चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, एडिशनल फीस ज्यादा ले ली उसका रिफंड चाहते हैं, या कोई दूसरा पहलू है, और वी वांट सम सॉर्ट ऑफ एक्शन अगेंस्ट द पीआईओ कि उसका ही और सी हैज एन एरेंट बिहेवियर, एरोगेंसी है, एरेंट बिहेवियर है, तो दैट नीड्स टू बी रेक्टिफाइड। तो क्या उसमें आपकी प्रेयर है उसके हिसाब, एंड द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी हैज टू डिस्पोज ऑफ इट विद इन 30 डेज, 30 दिन का ही उसके पास समय है डिस्पोजल का। और डिस्पोजल के लिए हरियाणा गवर्नमेंट हैज आल्सो मेड रूल्स और अदर स्टेट गवर्नमेंट हैज आल्सो मेड रूल्स। ठीक है, सेक्शन हरियाणा जो आरटीआई रेगुलेशंस है उसका सेक्शन 6 हमारा है, 7 है, इट टॉक्स अबाउट द प्रोसीजर कि भाई क्या प्रक्रिया रहेगी डिस्पोजल के लिए। हालांकि सेंट्रल एक्ट उसके बारे में ज्यादा नहीं बताता, बट इट गिव्स it makes a clue in this regard that it should be in written one, and both the parties या party concerned should be given adequate opportunity to represent themselves there या present themselves there और plead their case। उसके बाद उसका जो डिसीजन है that should be written and reasoned one, वो लिखित भी हो और सार उसके पीछे मतलब लॉजिक हो, तर्क हो, उसके हिसाब से दैट शुड बी कन्वेड टू द पार्टी और उसको कन्वे किया जाए। सेक्शन 19 का जो 3 है सब सेक्शन, इट इज कंसर्न विद द सेकंड अपील, जो अपील फर्स्ट अपील के डिसीजन के विरुद्ध, इफ वी मान लो हमारी पब्लिक अथॉरिटी में कोई आके एप्लीकेशन आई, डॉक्टर कुलवंत डिस्पोज ऑफ इट, उससे एप्लीकेंट ने फाइल्ड दिस फर्स्ट अपील मेरे पास आया, आफ्टर टेकिंग इन डेलिब्रेशन और डिस्कस एनालाइजिंग और कीपिंग ऑल एस्पेक्ट्स, उस पार्टियों को सुनने के बाद आई फाउंड दैट देयर इज नो मेरिट और आई स्टैंड बाय द डिसीजन जो कुलवंत जी का था उसी पर मैं आई होल्ड इट अपहेल्ड, उसको मैंने कहा कि ठीक है ये रहेगा डिसीजन हमारा, इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड, तो देन द एप्लीकेंट अप्रोच द कमीशन, उसके पास ये अधिकार है। तो सेक्शन 9 में 19 का 3 में कमीशन में जाने का अधिकार पार्टियों को है। और कौन कौन लोग जा सकते हैं वहां? अब देखिए, जहां फर्स्ट अपील में 2 ही पार्टियां थी, थर्ड पार्टी और अपीलेंट, यहाँ पीआईओ हैज आल्सो द राइट टू मूव द कमीशन अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। ठीक है, और कमीशन में जो एप्लीकेशन हम फाइल करेंगे, हालांकि स्टेट गवर्नमेंट है गिवन ए फॉर्मेट ऑफ इट, हरियाणा गवर्नमेंट ने तो उसका फॉर्मेट दे रखा है, एनेक्जर बी में आप जो भी एप्लीकेशन फाइल करो तो देयर इज एन एनेक्जर एंड यू हैव टू मेड इट। फिर भी व्हाट इज रिक्वायरमेंट फॉर दैट, उसमें आपको जो फर्स्ट अपील के साथ डॉक्यूमेंट लगे थे उनके एडिशनल फर्स्ट अपील का डिसीजन और फर्स्ट अपील की कॉपी भी लगानी होगी। ठीक है, और साथ में वी हैव टू आल्सो मेंशन कि भाई हमारे ग्रीवेंसेस क्या है और व्हाट इज आवर प्रेयर, व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द कमीशन, क्या हम चाहते हैं उससे, तो ये सब चीजें इसमें रहें। और जनरली स्टेट गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट है डिमांडेड इट इन ट्रिप्लिकेट, 3 कॉपियां मांगती है। बहुत से जो स्टेट
इंफॉर्मेशन कमीशन है और CIC की तो सारी ही मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस आर फाइल्ड ऑनलाइन। तो उसमें डॉक्यूमेंट्स का जो पेपर वर्क है दैट इज आल्सो अवॉइडेड थ्रू ए प्रॉपर ID आप अपनी बना करके वी कैन अप्लाई फॉर दैट। तो 19 में इट कैन बी फाइल्ड, सेकंड अपील जो है इट कैन बी फाइल्ड विद इन ए पीरियड ऑफ 90 डेज, 90 दिन का इसका समय है, अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ फर्स्ट अपील। फर्स्ट अपीलेट का डिसीजन रिसीव होने के 90 दिन के अंदर अंदर हम ये फाइल कर सकते हैं। वी कैन गो फॉर इट इवन बियॉन्ड दैट इफ वी हैव रीजनेबल ग्राउंड। यदि ठीक ठाक कारण है हमारे पास तो हम उसके आगे भी जा सकते हैं। लेकिन इफ वी हैव नो सफिशिएंट ग्राउंड और कमीशन डिड नॉट कंडोन द डिले देन इट इज सॉरी, ठीक है। बट कमीशन हैज नो रेस्ट्रिक्शंस टू डिस्पोज। कमीशन के ऊपर इस बारे में कोई समय सीमा नहीं कि वो कितने समय में इसका डिस्पोजल करेगा। दैट्स व्हाई व्हाट वी आर सीइंग in 2013-14 even CIC has more than 40,000 cases pending at that time। और 3 साल में RTI के जो डिसीजंस थे कमीशन लेवल पर हो रहे थे। बाय एंड लार्ज स्टेट लेवल पर भी किसी टाइम जब विद इन 2 or 3 months द कमीशन इज डिस्पोजिंग ऑफ द RTI एप्लीकेशन, नाउ इट इज टेकिंग ऑलमोस्ट 6 to 1 year time। So it is a serious issue which reflects we can say that the tone and temper of RTI applicants that is also slowing down, or they are also getting demotivation due to this reason कि कोर्टों जितना ही समय यहाँ पर लगने लगे। अब अदर सेक्शन है that is 20, it is directly concerned with the penal provisions and procedure of disposal of the applications by the commission। As we know that commission enjoys the power of a first class magistrate। These are quasi judicial bodies and they have the right to summon the parties before it। कमीशन को जैसे RTI एप्लीकेशन आएगी तो इट विल इश्यू, अपील आएगी तो इट विल इश्यू द नोटिस टू ऑल द पार्टीज। नोटिस किसी भी रूप में आ सकता है, दस्ती आ सकता है, ईमेल से आ सकता है, बाय पोस्ट आ सकता है, और इफ रिक्वायर्ड द कमीशन कैन सर्व द नोटिस इवन थ्रू द पुलिस आल्सो एंड आस्क द पार्टी टू सबमिट देयर रिप्लाई। जो सभी कंसर्न पार्टियां वो अपना रिप्लाई देंगे। प्रेजेंस ऑफ द पार्टी दैट इज नॉट मैंडेटरी सो फार फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी एंड द अपीलेंट आर कंसर्न्ड एक्सेप्ट द PIO के लिए ज्यादा जरूरी है, बाकियों की मर्जी है जाए नहीं जाए, बट कमीशन इज नॉट बाउंड टू इंश्योर देयर प्रेजेंस। इट कैन डिस्पोज ऑफ द डिसीजन ऑन मेरिट। यदि पार्टी किसी वजह से नहीं भी पहुंच रही तो वो until or unless the party seeks some exemptions, या तो एग्जेम्पशन लें या रिक्वेस्ट करें जी कुछ केस आगे डिले कर दो ऑन दिस पर्टिकुलर डेट वी कांट अपीयर, तो है। So far the penal rate is concerned, the commission can impose penalty at the rate of 250 to 25,000। 25,000 रुपए तक का वो जुर्माना उसके ऊपर लगा सकता है। ये कमीशन के पास अधिकार है और कमीशन ऐसा कर सकता है। A number of cases are there when the commission has imposed penalty। ठीक है, PIO के ऊपर, डीम्ड PIO पर बहुत से केसों में पेनल्टी लगी है। कंपनसेशन कैन बी गिवन बाय द कमीशन और इवन डिसिप्लिनरी एक्शंस कैन बी टेकन अगेंस्ट सच errant PIOs और डीम्ड PIOs। So that's why due to these I think it is the only aspect जो punitive aspect है which makes this act very strong और stringent। इसको सख्त और या प्रभावी बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इफ वी टॉक अबाउट द अदर पार्ट, जो हमारा लास्ट चैप्टर है, इसमें देर आर अगेन 11 सेक्शंस है और ज्यादातर क्योंकि इसका टाइटल मिसलेनियस है एंड इट कंप्राइज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एस्पेक्ट। छोटे छोटे काफी इसमें अलग अलग पहलू हैं। जैसे अभी ढाका साहब भी जिक्र कर रहे थे कि गुड फेथ का एक कंसेप्ट है। सेक्शन 21 इट स्टेट्स दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द PIO इन गुड फेथ
विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम प्यूनिटिव प्रोविजंस। ठीक है ना, यदि पीआईओ ने काम करते हुए गुड फेथ में कोई गलत भी उससे गलती होगी तो वो उसके लिए पनिश नहीं किया जाएगा, बट ही और शी हैज टू प्रूव ऑन द पीआईओ टू प्रूव दैट। ऐसे ही बात हुई सेक्शन 22 की, यदि हम बात करें तो ये कहता है कि आरटीआई एक्ट हैज एन ओवरराइडिंग इम्पैक्ट ऑन ऑल द अदर, मतलब जो एग्जिस्टिंग एक्ट थे उनसे सबसे ज्यादा इसको महत्व दिया गया है। और चाहे वो सीक्रेसी एक्ट है या दूसरे एक्ट हैं उनकी बात आ गई। सिविल कोर्ट्स सेक्शन 23 है, इट प्रोहिबिट्स द सिविल कोर्ट्स टू इंटरवेन इन आरटीआई प्रोसेस लाइक दैट ऑफ जुडिशियल इलेक्टोरल प्रोसेस। जैसे हमारा चुनावी प्रक्रिया है ना, उसी तरह से यहाँ भी वी कैन मूव द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द कमीशन, ठीक है, इन अपील। सीधे तौर पर हम सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते आरटीआई मैटर्स में, और उनको एंटर करने या उसमें इंटरवेन करने का अधिकार भी नहीं। बट एज वी नो दैट दीज आर द ट्रिब्यूनल्स एंड कोर्ट हैज द अपीलेट अथॉरिटी। इवन आर्टिकल 27 में हाई कोर्ट हैज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑन ऑल द ट्रिब्यूनल्स। वो डॉक्टर मलिक है, मोनिका और अपने क्या है कुलवंत जी, दे आर फ्रॉम लीगल बैकग्राउंड एंड दे नो बेटर देन मी कि भाई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लीगल पावर्स क्या हैं। तो इसमें ये चीज क्लियर है। उसके बाद हम यदि सेक्शन 24 की बात करें तो सेक्शन 24 आरटीआई का हमारा क्या बताता है, इसका मेन मकसद ये है कि जो सेक्शन 24 है इट टॉक्स अबाउट इंस्टीट्यूशंस जो एग्जेम्पशन में है और जिनको विच हैव बीन शेड्यूल्ड इन मेंशन्ड इन शेड्यूल बी। These are those bodies which are of paramount importance or strategic importance for our national security or integrity of the nations. उनकी information generally that cannot be provided until or unless there are the cases of corruption or violation of human rights. इसमें सभी हमारी आर्मड फोर्सेज, ऑल द 5 पैरामिलिट्री ट्रूप्स, ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, रॉ, आईबी और इसरो, डीआरडीओ, इस तरह के 28 ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन मेंशन्ड देयर पब्लिक अथॉरिटी के तौर पर, जिनकी इंफॉर्मेशन जनरली इट कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। हाँ, कमीशन लेवल पर यदि जाकर के कमीशन कहे यस ह्यूमन राइट्स और करप्ट प्रैक्टिसेस आर इन्वॉल्व्ड, then the information can be disclosed. और government competent authority या appropriate government has the right to increase or decrease the list of such other bodies also. वो उसकी संख्या में कुछ बढ़ोतरी कमी भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आगे जाएं तो आर्टिकल हमारा सेक्शन 25 है, it talks about the power of the commission to supervise, monitor, control or regulate the all public authority within its domain. उनके कार्य है, उनकी रिपोर्टें मांगना और दूसरी चीजों को निर्देशित कर सकते हैं, उनका निरीक्षण कर सकते हैं, उनको निर्देशित कर सकते हैं। तो ये सर क्या शिवेंद्र देखना सर आगे क्या? यस सर ठीक है। So I think without going in further detail, I have given a broader picture कि who can seek the information, first appeal, PIO के क्या अधिकार और दायित्व हैं, फर्स्ट अपील के what are the responsibilities of the first appellate authority और कमीशन की क्या है, और वेरी इंटेंट एंड पर्पज एक्ट का क्या है, और बीइंग ए विजिलेंट एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स वी कैन यूज और अप्लाई दिस एक्ट। कैसे इसका हम प्रयोग करें सो दैट, जैसे हमारे माननीय कुलपति महोदय ने भी शुरू में जिक्र किया अपने स्पीच में कि आरटीआई का दुरुपयोग ना करें। इट इज ए सनशाइन लॉ, जिसका मेन मकसद क्या है कि आपकी लोक प्रशासनिक जो प्रणाली है, पब्लिक
लाइव की जो गतिविधियां हैं उसको ज्यादा है ज्यादा ट्रांसपेरेंट, स्मूथ, ओपन और प्रभावी बनाना है, पार्टिसिपेटरी बनाना है। तो विदाउट मिसयूजिंग इट टू सेटल पर्सनल स्कोर वी शुड यूटिलाइज द एक्ट। और सबसे बड़ी बात यह है जो जैसा कि एक्ट का सेपरेट 4(1)(b) कहता है कि ऑल पब्लिक अथॉरिटीज मैक्सिमम इंफॉर्मेशन इन पब्लिक डोमेन। तो विद दिस आई once again thanks to all my esteemed team organizers, डॉक्टर कुलवंत जी, डॉक्टर भूकर साहब, मैडम मोनिका और दूसरे हमारे जो टीम के सदस्य हैं, खासतौर से विद्यार्थी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस प्रोग्राम, और राजवीर ढाका जी और सुभाष अग्रवाल जी, आप सभी का भी सर यहाँ पर आई एम आल्सो वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर्स एज वेल एज स्पीकर से मैं आपका स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी और धन्यवाद भी आप सभी का, और सबसे ज्यादा हमारे माननीय कुलपति महोदय का जो हमें लगातार इस तरह के कार्यों के लिए प्रेरित करते रहते हैं। धन्यवाद। शिवेंद्र, नाउ माइक इज ओवर टू यू, प्लीज। Thank you, sir. Thank you for your informative address. You have meticulously summarized the features of this act, also explained very practical and as well as legal aspect of this act that truly reflects your vast experience in this field. Thank you so much, Professor, once again. And I would like to welcome Subhash Chandra Agrawal, who is a renowned RTI activist, as well as our next speaker. Dear audiences, before I go ahead, Thomas Jefferson, a former US president, had famously quoted in his time that the information is the currency of democracy. And the advent of this act, Right to Information, in 2005 truly strengthened the pillars of quote-unquote Indian democracy. Now, dear audiences, without making any delay, for the next part and very interesting part of our workshop, firstly, I call my class fellow, Mr. Rishabh, to introduce today's next speaker. Rishabh, thank you, Shiven, for calling me for this purpose. Our next speaker of the day is Sri Subhash Chandra Agrawal. Sri Agrawal is an eminent RTI activist and also RTI consultant with Ministry of External Affairs. He holds the Guinness World Record for having written the most published letter to newspaper editors. He has utilized the Right to Information Act as a tool to combat corruption in India. In one of his noted applications, the Central Information Commissioner brought the office of Chief Justice of India under the purview of the RTI Act that has been held by Delhi High Court and the Honorable Apex Court as well. Sri Agrawal has always filed an RTI on issues pertaining to the public importance. He is a recipient of National RTI Award. Sri Agrawal has received widespread recognition and honor for his work. Also, he has lectured in various prestigious organizations such as Labasiya Mansoori, National Police Academy Hyderabad, Railway Staff College Baroda, DRDO New Delhi, to educate their officers handling the RTI petitions. Thank you, sir. Indeed, it's an honor to have you here. Over to you, Shivendra. Thank you, Rishabh, for your kind cooperation. Now, without making any delay, I would like to invite today's most awaited speaker, Sri Subhash Chandra Agrawal, to address this virtual gathering. Sir, over to you. थैंक यू शिवेंद्र जी, थैंक यू ऋषभ जी, और सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार। देखिए, आरटीआई एक्ट एक ऐसा एक्ट है, ये ऐसा वंडरफुल एक्ट है कि इसने भारत की स्वाधीनता के बाद के युद्ध को दो भागों में विभाजित कर दिया है, एक प्री आरटीआई एक्ट, एक पोस्ट आरटीआई एक्ट। आरटीआई एक्ट ने भारत के नागरिकों को एक दूसरी स्वाधीनता प्रदान करी है। इसने एक आम नागरिक को एक पार्लियामेंटेरियन से ज्यादा पावर दे दी है, और इसीलिए कई पार्लियामेंटेरियंस ने, जिसमें श्री अरुण जेटली भी थे और भी कई थे, उन्होंने पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की जगह गवर्नमेंट को ग्रिल करने के लिए आरटीआई रूट का सहारा लिया। और देखिए, पार्लियामेंट में अगर कोई रिटर्न क्वेश्चन होता है, उसका एक बार रिप्लाई मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बाद ओरल रिप्लाईज में तो जरूर पार्टिसिपेशन होता है, बहस होती है, पर रिटर्न रिप्लाई के बाद कोई उसमें इफ एंड बट नहीं होता।
पर आरटीआई एक्ट में एक आम नागरिक को 3 स्तर पे अपील का और सूचना पाने का अधिकार होता है। पहला सूचना अधिकारी, दूसरा उसी विभाग का जो प्रथम अपीलीय अधिकारी होते हैं उन्हें, और तीसरा जब भी संतुष्ट नहीं हो तो वो सूचना आयोग जा सकते हैं। सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज के लिए सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट पब्लिक अथॉरिटीज के लिए स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। तो ये एक्ट बड़ा बढ़िया है, और हमारा एक्ट विश्व के जितने भी इस तरीके के ट्रांसपेरेंसी एक्ट बने हैं उनमें चौथा या बाद में छठा नंबर पर रैंकिंग कर रहा था। वो वास्तव में प्रैक्टिकली ये नंबर 1 है, क्योंकि जो पहले 4-5 कंट्रीज हैं उनकी जनसंख्या कुछ लाखों में है, जबकि हमारा एक्ट देश की लगभग 130-135 करोड़ आबादी को कवर करता है। इसीलिए जो पड़ोसी मुल्क हैं जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है, इन्होंने अपने जब भी इस किस्म के ट्रांसपेरेंसी एक्ट ड्राफ्ट किए तो उनकी स्टडी के लिए वो पहले भारत आए। भारत आके उन्होंने आरटीआई एक्टिविस्ट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, इन सब लोगों से सलाह मशवरा करके अपने एक्ट ड्राफ्ट किए कि क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या नहीं आती हैं। मैं आपको उदाहरण के लिए बताता हूँ कि फाइल नोटिंग बड़ा एक महत्वपूर्ण चीज होती है। वास्तव में फाइल नोटिंग इसकी आरटीआई एक्ट की आत्मा है, और इसमें जितने भी जो हमें सरकार से जवाब मिलता है वो तो एक पॉलिश रिप्लाई होता है 2 लाइन का, पर उस रिप्लाई को देने के लिए पीछे फाइलों में किस किस अफसर ने क्या क्या लिखा, क्या क्या कमेंट्स दिए, या मिनिस्टर्स ने क्या कमेंट दिए, वो सारा फाइल नोटिंग के अंदर छिपा हुआ होता है। तो उससे कई बार जो सरकारी विभाग है वो कष्ट में पड़ जाते हैं कि फाइल नोटिंग रिवील हो गई तो बहुत कुछ सीक्रेट रिवील हो जाएगा। इसीलिए जो हमारा आरटीआई एक्ट को नोडल डिपार्टमेंट था, डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, वो हमेशा अपनी वेबसाइट पे ये कहता था कि फाइल नोटिंग आरटीआई एक्ट के दायरे में नहीं आते, और जबकि जो केंद्रीय सूचना आयोग बार बार अपने फैसलों में कह रहा था कि फाइल नोटिंग आरटीआई एक्ट के दायरे में आते हैं। अब जो सूचना अधिकारी है उसकी तो मुश्किल, वो सरकार की माने या सूचना आयोग की माने। तो इसका कोई समाधान मेरी ही आरटीआई एप्लीकेशन से निकला। मैंने डीओपीटी पे एक आरटीआई एप्लीकेशन लगा दी, जिसमें कि और प्रश्नों के अलावा एक प्रश्न ये था कि आप ये बताइए कि आपने डीओपीटी के उन अफसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई करी जिन्होंने समय रहते, जो सीआईसी के फैसले से डीओपीटी अगर संतुष्ट नहीं था तो उसे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज क्यों नहीं किया। ये आपको मैं बता दूं, जो सीआईसी या एसआईसी के डिसीजंस हैं इनको खाली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है, लोअर कोर्ट्स में नहीं। तो मेरे Sir, you RTI. Yeah. Now you are audible. और कोई रास्ता नहीं रहेगा तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने के अलावा। ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि गवर्नमेंट को फाइल नोटिंग इतनी अनकंफर्टेबल होती है कि बांग्लादेश ने फाइल नोटिंग को फिर एग्जम्प्टेड कैटेगरी में डाला, क्योंकि वो सबसे सलाह करके गए थे। हमसे भी सलाह करी थी, आरटीआई एक्टिविस्ट से और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से भी और गवर्नमेंट से भी। गवर्नमेंट के महकमा वालों ने बताया फाइल नोटिंग जो है ये बड़ी कष्टप्रद होती है, और फाइल नोटिंग से बड़ी बड़ी चीजें निकल के आती है। पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता है कि 1 रुपए का नया नोट निकला है। सबको पता है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद जितनी भी करेंसी थी 500, 1000 के नए नोट निकले, और पूरे ही 10 रुपए से लेके और 2000 तक के नए नोट छापे गए, छोटे साइज में और नए डिजाइन के साथ। पर ये किसी को शायद, मैं तो पूरे देश में भ्रमण करता रहा आरटीआई वर्कशॉप्स में, और जहां पे भी मैंने पूछा अधिकतर लोगों को नहीं पता था कि 1 रुपए का नया नोट निकला है और इसको अभी भी प्रिंट किया जा रहा है और ये प्रचलन में है। और ये वही नोट है 1 रुपए का जिसे कि मैंने 1995 में मेरा गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड लेटर्स टू एडिट के लिए चिट्ठियां लिख के बंद करवाया था कि 1, 2, 5 रुपए के नोट की प्रिंटिंग कॉस्ट ज्यादा है, लाइफ कम है और कॉइन्स पॉपुलर हो गए हैं।
तो इसे बंद करना उचित होगा, इसके जगह सिक्के ही प्रचलन में लाए जाए। और अचानक 6 मार्च 2015 को ये नया नोट निकल आया, तो मैंने इसकी फाइल नोटिंग मांग ली, सारी की सारी फाइल नोटिंग एंड कॉरेस्पॉन्डेंस। तो उसमें निकल के आया, जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाते हैं, तो जैसे 2014 के लोकसभा इलेक्शन डिक्लेयर हुए, तो उस समय जो पॉलिटिकल रूलरशिप है इनकी से खत्म हो जाती है, उस समय ब्यूरोक्रेट्स ही फंक्शनिंग करते हैं। तो उस समय के जो वित्त सचिव थे उन्होंने 1 रुपए का नोट नए सिरे से निकालने के लिए फाइल चलवा दी। और ये सारा, मतलब मैं जवानी नहीं कह रहा हूँ, ये सब का सब फाइल नोटिंग में ही है। फाइल नोटिंग में ही सब कुछ पता लगता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। अगर आप आरटीआई में पूछोगे ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या वजह है, तो वो कहेंगे क्यों और कारण जो है वो आरटीआई के दायरे में नहीं आता। इसके बारे में बॉम्बे हाईकोर्ट का डिसीजन भी है। पर आप उसी बात को घुमा के पूछ लो कि ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, इसके डिसीजन टेकर के ऊपर हमें फाइल नोटिंग और कॉरेस्पॉन्डेंस चाहिए, तो उसमें क्यों क्या सब लिखा हुआ आ जाता है। तो उसमें से ये निकल के आया कि जब इलेक्शन डिक्लेयर हो गए उसके बाद ये फाइल नोटिंग चली, और ये अल्टीमेटली 6 मार्च 2015 को नाथद्वारा मंदिर में, जो उस समय वित्त सचिव नए आ गए थे श्री राजीव महर्षि, उन्होंने जारी किया। और जिन्होंने ये फाइल चलाई थी उन्होंने इसलिए चलाई थी कि 1 रुपए के नोट पे उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे, क्योंकि 1 रुपए का नोट अकेला नोट है जिसपे कि गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दस्तखत नहीं होते, एक सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर के दस्तखत होते हैं। तो उन्होंने सोचा था मेरे नाम का सिक्का चल जाएगा, पर उनका दुर्भाग्य कि उनका जब तक तबादला हो गया वो किसी और मंत्रालय में चले गए थे। और बाद में ये नोट रिप्रिंट भी होता रहा, सर्कुलेशन में कभी नहीं आया। 100 रुपीज बना हुआ है, 99 रुपीज का एक नोट वेबसाइट पे बिका है। और कभी, मतलब आज भी ये इसकी 1 रुपए के नोट की गड्डी प्रीमियम पे ही बिकती है, कहीं बैंकों में उपलब्ध नहीं है। जब मैंने इसके बारे में वो मांगा कि ब्यौरा की कहाँ कैसे कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जब जाके तो इसका एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया गया। रिजर्व बैंक ने अपने कर्मचारियों को 2-2 गड्डी दी, और वो भी जो कर्मचारी उस दिन अनुपस्थित था उसकी वो 2 गड्डी मारी गई। फिर बैंकों में एक लिमिटेड क्वांटिटीज में गड्डियां भेजी गई, जैसे हर एक ब्रांच में 10 गड्डी भेज दी। वहां पर 20 एम्प्लॉइज थे तो उनमें झगड़ा हो गया कि गड्डी कौन लेगा। तो एक क्रेज बन गया, ये एक सॉवेनियर बन के रह गया है। और इसके प्रिंटिंग के ऊपर ये सारा कुछ इतना खर्चा हो रहा है। और इससे दिलचस्प कहानी तो जब आई जब इसका रिप्रिंट हुआ और मैंने इसकी फाइल नोटिंग मांगी, तो वहां पे सचिव स्तर के, वित्त मंत्रालय में सचिव स्तर के अधिकारियों में झगड़ा हो गया। जो वित्त सचिव थे वो बोले कि पूरे मंत्रालय का मालिक मैं हूं, मेरे दस्तखत होने चाहिए। जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी थे वो बोले कॉइन एंड करेंसी मेरे डिपार्टमेंट आता है इसलिए मेरे दस्तखत होने चाहिए। एक और सेक्रेटरी थे वो बोले कि सबसे ज्यादा उम्र मेरी है इसलिए मेरे दस्तखत होने चाहिए। तो ये सब जितनी भी चीजें हैं ये फाइल नोटिंग से पता लगती है। और देखिए, एक बात कही जाती है कि ओपिनियन जो है, पर्सनल ओपिनियन जो है वो आरटीआई के दायरे में नहीं आती। अब यहाँ पे फर्क है। अगर आप सेक्शन 2F पढ़ेंगे उसमें लिखा है ओपिनियन इज पार्ट ऑफ रिकॉर्ड, पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। वो ओपिनियन वो है जो कि रिकॉर्ड पे उपलब्ध है। अगर आप, मैंने अपने फाइल नोटिंग कॉरेस्पॉन्डेंस सब मांगी, उसमें ये था कि रिजर्व बैंक की ओपिनियन थी कि ये नोट नहीं निकलना चाहिए। तो ये भी सामने आ गया कि रिजर्व बैंक तक ने अपोज किया था। पर अगर मैं क्वेरी में ये पूछता कि आपकी क्या राय है कि 1 रुपए का नोट निकलना चाहिए था या नहीं, वो उसके दायरे में नहीं आएगा, क्योंकि वो सूचना अधिकारी की व्यक्तिगत राय हो गई। तो ये इस तरीके की दिलचस्प कहानियां सामने आती हैं। ऐसे ही भारत रत्न एक कम उम्र के व्यक्ति को दिया गया, उसमें निकल के आया कि भाई ब्यूरोक्रेट्स ने मना किया था कि नहीं दो, हमारे को रोज भारत रत्न की बहुत नई नई डिमांड आएंगे। पर जो पॉलिटिकल रूलर्स ने उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक एडवाइस को ओवर रूल करके उस शख्स को भारत रत्न दे दिया। और अब देखिए कैसे कैसे वो आ रहे हैं। तो बहुत चीजें पता लगती हैं फाइल नोटिंग से। और
आरटीआई एक्ट बड़ा सशक्त कानून है। और लोग बात पूछते हैं कि मैं आरटीआई एक्ट में कैसे पहुंचा। देखिए, हर एक चीज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और अनुभव विपत्ति अनुभव के लिए सबसे बड़ा विद्यालय होती है। मेरा परिवार जुडिशियल टॉर्चर का शिकार था, जिसमें कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस सब इन्वॉल्व थे। मेरे अंकल ने मेरे पिताजी पे एक झूठा और बेसलेस मुकदमा कर दिया, क्योंकि उनके जो दामाद थे वो दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे, पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नजदीकी की वजह से सुप्रीम कोर्ट तक एलिवेट हो गए। और मेरे अंकल को वकील भी फ्री पे मिलते थे, सीनियर एडवोकेट्स। हम वकीलों को चौगुनी फीस देते थे कि वो कहते थे इट इज ए केस वर्चुअल अगेंस्ट जज, और फिर भी उनके ऊपर दबाव आ जाता तो वो केस बीच में छोड़ के चले जाते थे। हमने 16 साल तक 1991 में ये केस शुरू हुआ, और 2006 16 साल तक ये केस चला, 16 ईयर्स, और हम जुडिशियल टॉर्चर सहते गए। और हर किस्म का अन्याय हमारे साथ हुआ, जो कि सारा रिकॉर्ड पे उपलब्ध है। अन्याय तक रिकॉर्डेड है कि कैसे कैसे अन्याय हुआ। दिसंबर 2004 में हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई थी। मैं और मेरा भाई उसमें फिर पार्टी बन गए थे केस में। तो हमने अपील दायर करी, तो एक जज ने तो यहाँ तक का अति उत्साह दिखाया कि हमारी अपील सुनी और उसे खारिज करना ही था, क्योंकि उसका जो अपोजिट पार्टी थी उससे डायरेक्ट कनेक्शन था। यहाँ तक का कनेक्शन था कि उसके सरकारी निवास से उस अपोजिट पार्टी ने अपनी ग्रैंड डॉटर की शादी एज इनवाइटी करी, जबकि इनका एक कंडक्ट कोड है, रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज इन जुडिशियल लाइफ। उसमें साफ है पॉइंट नंबर 7 कि हर एक जज इस बात को सुनिश्चित करेगा कि वो ऐसा कोई केस ना सामने ले जिसमें कि उसका परिचित रिश्तेदार या दोस्त पार्टी हो, तो उसे रेक्यूज कर लेना चाहिए था। उसने नहीं किया। तो 3 जनवरी 2005 को मैंने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जो थे भारत के, श्री RC लॉटरी, उनको मैंने डॉक्यूमेंटेड कंप्लेंट भेजी अपने घर वालों की बिल्कुल मुखालफत के बावजूद। घर वाले बोले, आज तो देखिए सब लोग अवेयर सिटीजन बन गए आरटीआई एक्ट आने के बाद, सबको पता है कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और अब हर कोई सहम के गलत काम करता है। तो मेरे घर वाले बोले जी आप जज की कंप्लेंट कर रहे हो, सीधे जेल जाओगे। मैंने कहा भाई या तो मैं आत्महत्या करूंगा या जेल जाऊंगा। 16 साल हो गए सब न्याय को सहते हुए, जुल्म को सहते हुए, कब तक सह सकता हूँ। फिर जब तक आरटीआई एक्ट नहीं आया था, फिर और ना इतनी सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस थी, मैं सुप्रीम कोर्ट जाता था, वो कहते थे कोई यहाँ पे कंप्लेंट पे ऐसे नहीं सुनवाई होती। ठीक है। फिर 10 फरवरी 2005 को मैंने राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनके यहाँ भी आरटीआई वो कंप्लेंट लगा दी। फिर मैं रोटरी क्लब का मेंबर हूँ। वहां पे श्री अरविंद केजरीवाल एक बार गेस्ट स्पीकर के तौर पे आए। जब तक वो बिल्कुल अनजान चेहरा थे, ना आरटीआई एक्ट आया था, ना उन्हें मैक्से से मिला था, कोई नहीं जानता था। उन्होंने एक नॉर्मल आदमी की तरह हमें आके बताया कि एक ऐसा एक्ट आने वाला है जिसमें कि आप सरकार से कुछ भी पूछ सकते हैं। मैंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट से नहीं हो। बोले सुप्रीम कोर्ट सरकारी पैसे से चलता है तो इसलिए उससे भी पूछ सकते हैं। मैंने उसी समय अपना मन बना लिया कि जब भी आरटीआई एक्ट आएगा सबसे पहली पिटीशन मेरी होगी, वो मैं पूछूंगा कि मेरी कंप्लेंट पे क्या कार्रवाई हुई, इसके ऊपर एक्शन की रिपोर्ट दो। ये अक्टूबर 2005 में 12 अक्टूबर 2005 को कानून लागू हुआ। मैं उसी दिन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। तो जो सूचना अधिकारी बड़ी मुश्किलों से तलाश हुई, क्योंकि नया नया एक्ट का किसी को पता ही नहीं था कि सूचना अधिकारी की पोस्ट कौन सी होती है। तो उन्होंने कहा जी आप एप्लीकेशन छोड़ जाओ, कल मैं इसको बताऊंगा कि क्या करना है। तो अगले दिन गया तो यूं बोले हमारे चीफ साहब कह रहे हैं कोई नहीं, आरटीआई वारटीआई होती है यहाँ पे। अब वो चीफ जस्टिस महोदय वो थे जो कि उस सारे जो हमारे खिलाफ जुल्म हो रहा था उसके भागीदार थे। जब उनकी रिटायरमेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने मेरी कंप्लेंट के ऊपर अपना 2/3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में टाइम डिवोट किया था। तो यहाँ तक की बात हो गई थी। खैर मामला जो है पर कुछ नहीं कर सकते थे, पर सौभाग्यवश मैंने वही आरटीआई वही रिपोर्ट कंप्लेंट जो है राष्ट्रपति को भी कर रखी थी। जब राष्ट्रपति सचिवालय में मैंने आरटीआई लगाई, उन्होंने
सेक्शन 6(3) के अंदर 5 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर दी। और जब सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर दी तो उन्हें ये पता लगा कि वो आरटीआई में आते हैं। फिर उन्होंने एक बड़ा अजीब सा जवाब लिख के भेज दिया, योर कंप्लेंट हैज बीन पुट ऑन द रेलेवेंट हाई कोर्ट फाइल। मैंने फर्स्ट अपील दायर करी। फर्स्ट अपील मेरे तजुर्बे के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में फर्स्ट अपील जो होती है वो एक औपचारिकता मात्र होती है। उसके बाद मैं केंद्रीय सूचना आयोग गया। केंद्रीय सूचना आयोग नया नया बना था पूरे भारत में, मेरा 7वां नंबर था, और उस जमाने में डिवीजन बेंच बैठती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लेडी एडवोकेट को भेज दिया। वो पूरी एरोगेंस के साथ आई कि भाई सुप्रीम कोर्ट से आई हूँ, सीआईसी चीज ही क्या है, उनके अंदर तो ये अहम था। तो बड़े उससे बोली तो 2 कमिश्नर थे, एक लेडी कमिश्नर थी मैडम पद्मा बाला सुब्रमण्यम, उन्होंने वो लेटर जो था सुप्रीम कोर्ट का वो उन्हें दिखाया कि ऐसा जवाब तो आप एक गिनीज रिकॉर्ड होल्डर को देते हो, एक आम आदमी को क्या जवाब देते होंगे। फिर जो रजिस्ट्रार साहब थे वो भी उनके व्यवहार से बहुत ज्यादा आक्रोशित थे। उन्होंने कहा जी कि आपके क्लाइंट पे मैडम 25,000 की पेनल्टी तो इम्पोजेबल है अभी, अब आके बोलिए। तो भी उनका गुस्सा नहीं शांत हुआ। बोले आप क्या चाहते हैं, हम डायरी नंबर देना है कि ये कैसे दिल्ली हाई कोर्ट फाइल कब गई इनकी कंप्लेंट की और क्या हुआ। तो जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे वजाहत हबीबुल्लाह साहब, उनमें एक खासियत थी कि उनमें सब्र बहुत था, धैर्य बहुत था। उनको गाली भी दे दो मुंह पे तो हंसते रहते थे। बोले हाँ मैडम बस मेरे पिटिशनर को आप इतना जवाब दे देना, बाकी हम देख लेंगे। वो 15 दिन का वायदा करके चली आई। रजिस्ट्रार के नाम आदेश था, रजिस्ट्रार के बाद मैं 16वें दिन, मेरे को तो एक दिन भारी हो रहा था। हम तो जुडिशियल टॉर्चर के इतनी बुरी तरह शिकार थे। मैं 16वें दिन पहुंचा तो जहां झड़के दे के भगाया जाता था पहले, तो उन्होंने बड़े खातिर करी, चाय लो ठंडा लो। मैंने कहा मैं चाय नहीं पीता, ठंडा नहीं पीता, बस मेरे को वो सूचना उपलब्ध करा दी जाए जो कि आपको आदेश हुआ है। तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने कहा जब आपकी कंप्लेंट हाई कोर्ट गई नहीं तो मैं क्या बताऊंगा। तो खैर दोबारा सुनवाई हुई। दोबारा सुनवाई में सूचना आयुक्तों ने यह आदेश दिया कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पूछ के बताइए कि इनकी कंप्लेंट पे क्या कार्रवाई है। अब वो जवाब मैं पूरे भारत की जितनी भी लॉ यूनिवर्सिटीज हैं और पब्लिक अथॉरिटीज हैं, कमीशंस हैं, सबके यहाँ नियमित रूप से लेक्चर के लिए जाता हूँ। वो जवाब मैं लेके जाता हूँ। मेरी समझ में नहीं आया कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हवाले से उनके कोर्ट को उद्धृत करते हुए रजिस्ट्रार ने क्या जवाब दिया है। और रजिस्ट्रार ने बड़ी समझदारी करी कि वो उद्धृत किया है कोर्ट जो था चीफ जस्टिस का, अपना उन्होंने नहीं लिखा, नहीं तो तकलीफ में आ जाते। उसमें ये लिखा हुआ था नाइदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नॉर सुप्रीम कोर्ट इज डिसिप्लिनरी और अपॉइंटिंग अथॉरिटी फॉर जजेस ऑफ हायर कोर्ट्स इंक्लूडिंग ऑफ हाई कोर्ट्स। अब बताइए इन्होंने एक आरटीआई के जवाब में मेरे को एक इन हाउस प्रोसीजर की कॉपी दे दी जिसमें ये लिखा हुआ था कि अगर किसी हाई कोर्ट या के जज या सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की कोई कंप्लेंट चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी तो उसमें किस प्रकार कार्रवाई की जाएगी, और उसके अनुसार कार्रवाई की भी गई। अभी 5-4 साल पहले ग्वालियर की एक लेडी एडिशनल सेशन जज ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के एक जज के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट की शिकायत की थी। उसमें इन हाउस प्रोसीजर के तहत कार्रवाई की गई। तो बताइए एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये लिखना कहाँ तक मुनासिब है कि हम डिसिप्लिनरी अथॉरिटी नहीं है और अपॉइंटिंग अथॉरिटी। आप लोग सब प्रबुद्ध नागरिक हैं, आपको पता ही होगा कॉलेजियम सिस्टम में जिसके ऊपर बहुत बहसाबाजी चल रही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेडेड कॉलेजियम वो रिकमेंड करता है और उसकी रिकमेंडेशन के बिना ना कोई ट्रांसफर हो सकता किसी जज का, ना प्रमोशन हो सकता, ना अपॉइंटमेंट हो सकता। चलिए वो भी हम छोड़ देते हैं, हम तो डिसिप्लिनरी पे अटक जाते हैं। वो कह देंगे भाई अपॉइंटमेंट वारंट तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया साइन करते हैं। चलिए, तो समझ में नहीं आया। ये आरटीआई एक्ट इतना सशक्त है कि इसने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक को नहीं बख्शा। मेरी एक बहुचर्चित आरटीआई एप्लीकेशन थी वेल डिक्लेरेशन ऑफ जजेस के बारे में। तो ये एक मैंने न्यूज रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें ये था कि सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस ने एक यूनानिमस रिजोल्यूशन पास किया है कि
जितने भी सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जज हैं, वो रेस्पेक्टिव चीफ जस्टिस को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे, पर वो ब्यौरा चीफ जस्टिस के पास गोपनीय रहेगा। तो मैं ऐसी आरटीआई नहीं लगाता था जिसपे कि दुविधा हो कोई जवाब देने में। मैंने लगभग 6000 आरटीआई एप्लीकेशन 2014 तक लगाई थी, जिसके बाद मैंने बहुत सीमित कर दी थी। पहले मैं नियमित रूप से एक एवरेज लगाता था, तो उसमें से मेरे को 90% में तो पब्लिक अथॉरिटीज से संतुष्टि मिल गई थी। सिर्फ 10% केसेस में कमीशन जाना भी पड़ा, तो वो इतनी अहम मुद्दों पे थी जिसमें कि एक सूचना अधिकारी या सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर की भी ताकत नहीं थी जो जवाब दे देता। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के फाइल नोटिंग का डिस्क्लोजर, इसका डिस्क्लोजर आपको पता ही है कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा किया गया, और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो उस समय के थे, उन्होंने अपना निर्णय है वो सुरक्षित रखा, क्योंकि इतने बड़े निर्णय का श्रेय मैं भी मानता हूँ प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए था। और तो वो आरटीआई जो थी वो चर्चा में आई, तो उसमें हुआ क्या था, इस बार सिंपली मिस हैंडलिंग ऑफ आरटीआई एप्लीकेशन बाय द सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री which became blessing in disguise for people of India when judges had to suo moto declare their wealth on website। और ये मामला जो है कैसे आखिरकार इतना हाईलाइट हुआ और सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच तक पहुंचा। मैंने सिर्फ एक तो उस रेजोल्यूशन की कॉपी मांगी थी, दूसरा ये पूछा था क्या जजेज अपना संपत्ति का ब्यौरा चीफ जस्टिस को देना, मैंने नहीं उनकी वेल्थ पूछी थी। तो पीआईओ जो थे, सीपीआईओ जो थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने रेजोल्यूशन की कॉपी तो दे दी और बोले ये वाला जो प्रश्न है ये आरटीआई के दायरे में नहीं आता। मामला सीआईसी पहुंचा। 6 जनवरी 2009 को केंद्रीय सूचना आयोग की एक फुल बेंच ने मेरे पक्ष में निर्णय दे दिया, और नतीजा यह निकला, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया the Supreme Court registry had to approach its lower court, that is Delhi High Court, for relief। उन्होंने CIC वर्डिक्ट को चैलेंज किया, और मिस्टर जस्टिस रविंद्र भट्ट की जो सिंगल बेंच थी, उन्होंने भी CIC ऑर्डर को मानते हुए मेरे पक्ष में निर्णय दिया। और मजे की बात यह है कि मेरे पक्ष में निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने उसका पालन कर दिया और मेरे को सिंगल लाइन रिप्लाई भेज दिया, हाँ जी जजेज अपनी संपत्ति का ब्यौरा चीफ जस्टिस को दे रहे हैं। अब देखिए उनकी फिर आगे वो देखिए कि अपने आप ही अपने गले में फंदा बांध लिया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने उस ऑर्डर को भी चैलेंज कर दिया 3 मेंबर बेंच के सामने दिल्ली हाई कोर्ट की, जस्टिस AP शाह, जस्टिस मुरलीधरन और जस्टिस विक्रमजीत सेन के आगे, और वहां पे जाके चैलेंज कर दिया। बोले जी ये डिसाइड नहीं हुआ कि चीफ जस्टिस का दफ्तर आरटीआई के दायरे में आता है या नहीं आता है। फिर उस बेंच ने भी मेरे पक्ष में निर्णय दिया, तो वो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और वहां पे रिलीफ के लिए पहुंची। अब वहां पे जो डिवीजन बेंच थी उसने कहा जी मामला जो है सेंसिटिव है, ये लार्जर बेंच डिसाइड करेगी। 3 मेंबर बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुई। 3 मेंबर बेंच ने भी आखिरकार ये निष्कर्ष निकाला जी मामला अति महत्वपूर्ण, अति संवेदनशील है, ये तो संविधान पीठ डिसाइड करेगी। 10 साल लग गए इसे फैसले में होने में। अंततः 13/11/2019 को सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये निर्णय मेरे पक्ष में दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का दफ्तर आरटीआई एक्ट के दायरे में आता है। तो देखिए आरटीआई एक्ट कितना ताकतवर है, इसने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी आरटीआई एक्ट के दायरे में लाके छोड़ा। इसने राष्ट्रपति के पद को नहीं छोड़ा। हमारी एक राष्ट्रपति थी, उन्होंने अपने फ्रेंड्स और रिलेशंस के टूर्स एंड ट्रेवल्स को उन्हें देश भ्रमण के ऊपर देश का 225 करोड़ रुपया, करीब 200-225 करोड़ रुपया फूंक दिया। तो मामला जब पहुंचा केंद्रीय सूचना आयोग, तो ना सिर्फ उन्हें पूरी सूचना देनी पड़ी कि टूर में कौन कौन गया था और कैसे कैसे खर्चा हुआ, केंद्रीय सूचना आयोग ने यहाँ तक निर्देश दे दिए कि भविष्य में हर एक राष्ट्रपति के जितने टूर्स होंगे उसका पूरा ब्यौरा उनकी वेबसाइट पे पड़ेगा, राष्ट्रपति की वेबसाइट पे। अब वो राष्ट्रपति महोदय जो हैं, उन्हें जो गिफ्ट में आइटम मिले थे, मैं आपको बता दूं सरकारी ओहदों पे रहते हुए अगर कोई गिफ्ट आइटम मिलते हैं, ये उन लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होते।
5,000 रुपए से नीचे तक का गिफ्ट आइटम तो वो रख सकते हैं, नहीं तो उसके ऊपर का जितना भी होता है वैल्यू आइटम वो विदेश मंत्रालय के तोषाखाना में जमा कराना होता है। वो राष्ट्रपति महोदया वो 155 गिफ्ट आइटम अपने एक प्राइवेट टेस्ट के नाम में अलॉट करा के अपने होम टाउन रह गई। तो ये आरटीआई की ताकत थी कि आरटीआई एप्लीकेशन की वजह से वो 155 गिफ्ट आइटम वापस सरकारी तोषाखाना में आके जमा हुए 1 साल बाद। तो ये एक्ट इतना सशक्त है, और इसने ये खाली स्कैम्स और स्कैंडल्स को उजागर नहीं करता, अगर इसे ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो ये सिस्टमेटिक रिफॉर्म कर सकता है। 2G CWG के जितने भी स्कैम्स है ये मेरी आरटीआई से खुलासे हुए। हाँ, कोल ब्लॉक का जो एलोकेशन था वो किसी और महोदय के आरटीआई पे उजागर हुआ। और मेरे को याद पड़ता है जब ये आरटीआई पास हो रहा था उस समय के जो डीओपीटी मिनिस्टर थे कांग्रेस के श्री सुरेश पचौरी, उनसे पार्लियामेंट में प्रश्न पूछा गया ये एक्ट तो बड़ा खर्चीला साबित होगा। उन्होंने कहा हाँ खर्चीला साबित होगा, पर जितना खर्च होगा उससे ज्यादा रिकवर हो जाएगा। तो देखिए ये बात सही निकली या नहीं निकली। आज स्पेक्ट्रम ऑक्शन हो रहा है, कोल ब्लॉक ऑक्शन हो रहा है, उन ऑक्शन मनी, कितनी ऑक्शन मनी हमारे देश के पब्लिक एक्सचेकर में आ रही है, और फिर होने वाले घोटाले रुक रहे हैं, क्योंकि सबको अब डर लगता है साइन करते हुए गलत काम पे। हर एक कोई अब इतने आराम से साइन नहीं करता। अब मिनिस्टर भी अपने अफसर से उतने आराम से साइन नहीं करवा सकता, उसे पता है कि कल को आरटीआई का जमाना है, कोई आरटीआई लग गई तो मुसीबत हो जाएगी। तो आने वाले स्कैम्स स्कैंडल रुके। ये एक ना सिर्फ क्यूरेटिव दवाई है, ये एक प्रिवेंटिव दवाई भी है। मेरे को याद पड़ता है कि 2G से रिलेटेड जब मेरे पास नए इनपुट्स आते थे मैं आरटीआई एप्लीकेशन लगा देता था। तो एक बार एक नया इनपुट आया मेरे पास, मैंने आरटीआई लगा दी। तो मेरे वकील ने ये कहा कि कल इस मैटर पर सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई है, आप चले जाओ संचार मंत्रालय और जाके आपकी पर्सनल लिहाज में शायद वो डॉक्यूमेंट तुरंत दे दे। मैं गया, वास्तव में मेरे को बहुत इज्जत मिली, क्योंकि जितने भी सूचना के अधिकारी हैं वो भी तो अपने आप में मेंबर्स ऑफ पब्लिक हैं, तो उनको भी बुरा लगता है जो भ्रष्टाचार होता है, वो भी तो प्रभावित होते हैं एज ए मेंबर ऑफ पब्लिक। और उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, ये बोले जी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर में मैंने फाइल नोटिंग बनाई। तो उस समय के जो मिनिस्टर थे उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये फाइल नोटिंग कैंसिल कर दो, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे बनाओ। बोले ये हमें तो हुक्म के गुलाम है, हमें वैसा करना पड़ गया। और जब आपकी आरटीआई एप्लीकेशन आई तो मिनिस्टर ने उन्हें बुलाया, बोले भाई वो जो तुमने फाइल नोटिंग बनाई थी वो ही लगा दो, मेरी बनाई हुई खत्म कर दो। मतलब एक आने वाला घोटाला रुका। नेचुरली वो फाइल नोटिंग में कुछ ना कुछ गोलमाल होगा, तो आने वाला घोटाला रुका। और इसलिए फाइल नोटिंग से बड़ा फायदा होता है। और ये और सिस्टमेटिक रिफॉर्म की बात सुनिए। एक बार मेरे को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में करीब 1 दर्जन फॉर्मर यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरीज ने बुलाया। ये बोले ये तो राइट टू इंफॉर्मेशन है, आप इसे राइट टू एक्शन में कैसे कन्वर्ट कर देते हो। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा ये पहले आप किसी भी डिपार्टमेंट में सजेशन भेज दो। ये तो अब तो देखिए इंटरनेट का युग है, ईमेल है, ये है वो है, सब कुछ है। तो पहले जमाने में मैं तो 1967 से लेटर्स टू एडिटर लिख रहा हूँ, और सबकी कॉपीज जो है मैं हाईली प्लेस सब लोगों को भेज देता, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। कभी आप लेटर्स टू एडिटर पे मेरा लेक्चर कराइए, आपको बड़े इंटरेस्टिंग इंसिडेंट सुनाऊंगा कि कैसे कैसे लेटर्स और टू एडिटर ने कमाल किए उस जमाने में। और मैंने कहा जी वहाँ पे आपके यहाँ पीजी पोर्टल होता है, उसमें सबमिशन पोस्ट कर देता था और उसके ऊपर एक्शन टेकन रिपोर्ट मांग लेता था। तो उन्हें पढ़ने पड़ते थे वो सजेशन, नहीं तो हमेशा। फिर मैंने एक उदाहरण बताया, मैंने ये मेरा पहला मीडिया इंटरव्यू लेटर्स टू एडिटर के ऊपर 1986 में छपा था। दिल्ली में एक पैट्रियट अखबार निकलता था, उसके 2/3 पेज पे उसमें एक पर्टिकुलर सजेशन था। हमारे यहाँ कितनी विसंगतियां थी सिस्टम में कि एयर पोस्टल टैरिफ जो है, एयर मेल, फॉरेन एयर मेल टैरिफ, उसमें अगर एक पार्सल के 2 टुकड़े कर दो तो कम टैरिफ लगाता था, अगर उसे एक ही पार्सल के तौर पे भेज दो तो ज्यादा टैरिफ लगता था। तो मैं जब तो कंप्यूटर भी नहीं थे, इंटरनेट भी नहीं थे, पर मैं लेटर्स टू एडिटर लिखता था।
और सुझाव भेजता रहता था। मैं जीपीओ गया, टैरिफ बुकलेट खरीद के लाया, उसके साथ में एक अपना चार्ट बनाया जो कि लगभग उससे ही मिलती जुलती टैरिफ थे, कि अगर इक्वल राइज इन स्लैब वेट के लिए इक्वल टैरिफ राइज करेंगे तो इस तरीके की रेशनलिटी खत्म हो जाएगी। ये उस इंटरव्यू में छपा हुआ था। और जब भी मैं ये सजेशन पोस्टल डिपार्टमेंट को भेजता था तो वहां से एक रटा रटाया जवाब आता था, योर सजेशंस आर वैल्यूएबल टू अस एंड दीज विल बी कंसिडर्ड एट नेक्स्ट टाइम ऑफ रिवीजन ऑफ पोस्टल टैरिफ। एक बार तो यहाँ तक ऊटपटांग जवाब आ गया कि ये जो इंटरनेशनल मेल टैरिफ है ये तो इंटरनेशनल पोस्टल यूनियन डिसाइड करता है, हमारे इसमें कोई सी नहीं, जो कि बिल्कुल गलत बात थी। और खैर, अब मैं तो फिर एक बार इसके ऊपर मैंने एक्शन टेकन रिपोर्ट मामला पहुंचा केंद्रीय सूचना आयोग तक। मैंने उन्हें दिखाया जी 30 साल से ये जवाब मिल रहा है, मैंने अपना इंटरव्यू प्रिंटेड इंटरव्यू दिखा दिया, 30 साल से ये रटा रटाया जवाब मिल रहा है कि अभी तक पोस्टल टैरिफ रिवाइज नहीं हुआ 30 साल में। तो सूचना आयुक्त महोदय ने तुरंत आदेश दे दिया कि इनके सजेशंस की डीप स्टडी करके और इस पे इनकी एक्शन टेकन रिपोर्ट दी जाए, क्योंकि वो एक्शन टेकन नहीं के लिए डायरेक्शन नहीं दे सकते थे। दिस इज राइट टू इंफॉर्मेशन, नॉट राइट टू एक्शन। पर उस पर ये तो डायरेक्शन दे ही सकते थे कि इन्होंने पूछा मेरे सजेशन पे क्या एक्शन लिया गया, उसकी तो डायरेक्शन दे सकते थे कि ये तो बताओ। तो आपको जान के ताज्जुब होगा, डाक विभाग से मेरे पास बड़ा आदरपूर्ण निमंत्रण आया, वहां मेरी बड़ी खातिर की गई। जो बोले कि हमारे को नहीं पता था, हमारे विभाग में इतना अंधेर है। और 2 साल बाद वो पोस्टल टैरिफ अल्टीमेटली रिवाइज हुए। ऐसे एक नहीं अनेकों केस हैं। तो इस तरीके से मैंने, पर प्रॉपर चाहिए। लोग बाग कहते हैं प्राइवेट सेक्टर आरटीआई में नहीं आता, ये भी भ्रांति है। प्राइवेट सेक्टर डायरेक्टली आता है सिर्फ संसार में एक मुल्क में, साउथ अफ्रीका में, और वो बहुत कम्बरसम प्रोसीजर है कि वहां पे कमीशन नहीं होता, वहां पे सीधा कोर्ट जाना पड़ता है। कोर्ट में जाना आप समझते हैं कितना खर्चीला और टाइम कंज्यूमिंग है। पर भारत में इतना बढ़िया एक्ट बना हुआ है क्योंकि ये एक्ट जो है ये बनाया सिविल सोसाइटी के मेंबर्स ने, इसे ब्यूरोक्रेट्स और लीगल फर्टर्निटी ने नहीं बनाया है, और उसमें हर चीज का ख्याल रखा गया है। तो उसमें सेक्शन 2F में है कि प्राइवेट बैंकों से संबंधित प्राइवेट जो बॉडीज हैं उनसे संबंधित जानकारी रेगुलेटरी बॉडी के थ्रू ले सकते हैं। मान लीजिए आप प्राइवेट मोबाइल ऑपरेटर्स हैं, एयरटेल है, वोडाफोन अब है या नहीं है, आइडिया है या नहीं पता क्या नाम है अब, तो इनके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की मार्फत ले सकते हैं। प्राइवेट बैंकों के बारे में जानकारी चाहिए तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मार्फत ले सकते हैं। अब बड़ा एक दिलचस्प कहानी मैं बताता हूँ आपको कि मेरा खाता एक प्राइवेट बैंक में था, आईसीआईसीआई बैंक में था। एक बार मैंने 2000 रुपए का चेक वहां पे जमा कराया, और मेरा नाम है सुभाष चंद्र अग्रवाल, अग्रवाल इज स्पेल्ड इन सो मेनी वेज। तो मेरे पास सरकारी चेक आते हैं, तो एक चेक आया उसमें अग्रवाल की स्पेलिंग वो स्पेलिंग नहीं थी जो बैंक के अकाउंट में दे रखी थी। अब मेरे को ताज्जुब हुआ कि मेरा चेक कैश होके अभी तक जमा नहीं हुआ। मैं बैंक गया, बोले जी आपके नाम की स्पेलिंग में फर्क था तो हमने वो कैश तो करा लिया, सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया। मैंने कहा भाई सस्पेंस अकाउंट में क्यों डाल दिया, तो मेरे को वापस कर देते। बोले ये हमारे तो रूल है, हमारा नियम है। भाई ये लोग तो अपने नियम अपने अनुसार बना लेते हैं, अब बाद में तुम परेशान हो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने एक आरटीआई रिजर्व बैंक में लगा दी और उसमें सब पूछ लिया कि इनके यहाँ कितने सस्पेंस अकाउंट है, उसमें कितना रुपया है और कितने तरीके के सस्पेंस अकाउंट है। और तो रिजर्व बैंक ने कहा जी ये तो प्राइवेट बैंक से, और अगर इनकी जानकारी होगी भी तो ये तो कमर्शियल कॉन्फिडेंस की होगी, सेक्शन 81D में एग्जम्प्टेड होगी। फिर हमारे पास होगी तो फिड्यूशियरी कैपेसिटी में होगी, सेक्शन 81E में एग्जम्प्टेड होगी। मामला केंद्रीय सूचना आयोग तक पहुंचा। श्री सत्यानंद जी मिश्रा उस समय केंद्रीय सूचना आयोग थे, जो बाद में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी बने, वो आरबीआई डील कर रहे थे। उन्होंने कहा भैया सेक्शन 2F में लिखा है कि प्राइवेट बॉडीज की जो जानकारी है रेगुलेटरी अथॉरिटी के थ्रू मांगी जा सकती है। और इसके अलावा भी मिस्टर अग्रवाल ने इतनी एक धांधलेबाजी की रिपोर्ट आपके सामने करी, तुम्हारा वैसे भी फर्ज बनता था
और ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय जो हैं, इन्होंने 16 अक्टूबर 2015 के नेशनल वो CIC के नेशनल कन्वेंशन में भी ये बात कही थी, एनुअल कन्वेंशन में, कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को RTI में छिपी हुई भावना भी देखनी चाहिए। तो खैर उन्होंने कहा वैसे भी RTI के दायरे में आता है। वो जानकारी मिली और आपको जान के ताज्जुब होगा, करीब 200 करोड़ रुपया ऐसा हमारा आपका सस्पेंस अकाउंट में बना पड़ा हुआ था, जो कि ICICI बैंक को सबके खातों में देने पड़े। तो ये कितना बड़ा एक इसमें उजागर थी होने की बात थी। तो ये हमारा इस देश का कानून बहुत सशक्त है। मैं जब तक RTI लगाता था 2014 तक, मैंने एक नियम बना रखा था, प्रतिदिन एक RTI। अगर किसी हफ्ते में मौका नहीं मिला तो मैं इतवार को बैठ के 7 लगा के कोटा पूरा कर दिया करता था। पर 2014 में मेरे को अपने एज फैक्टर है, कुछ पर्सनल रीजंस हो गए कि मैं ज्यादा टाइम नहीं डिवोट कर सकता था, कुछ और रीजंस हो गए कि मेरा दुरुपयोग होने लगा था। हाईली पोस्टेड पर्सन मेरे से कहते थे इस अफसर पे हमारा बस नहीं चलता, इसको टारगेट करके RTI लगा दो। तो इस तरीके की सब चीजों को देखते हुए मेरे को टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू छपवाना पड़ा, टाइम टू साइन ऑफ। उसके बाद भी मैंने इक्का दुक्का 2-4 RTIs लगाता रहता हूं मैं, और वो भी बड़े महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे पार्लियामेंट्री हाउस, पार्लियामेंट हाउस की जो कैंटीन्स की सब्सिडी, उसका नतीजा आप जानते हैं कि अल्टीमेटली अब जो ओम बिरला जी स्पीकर साहब हैं, उन्होंने वो खत्म करी है। जबकि उस समय की जो स्पीकर थी मैडम सुमित्रा महाजन, उन्होंने फेवर किया था सब्सिडी को। और यहाँ तक मेरे खिलाफ राज्यसभा में एक संसद ने तो यहाँ तक कह दिया था, एक सांसद ने, कि ये तो कोई ब्लैकमेलर है जो पार्लियामेंटेरियंस को ब्लैकमेल कर रहे हैं। और इन्हें तो पार्लियामेंट्री इम्यूनिटी हासिल है ना, हम ये हमारे खिलाफ को जो मर्जी बोल रहे पार्लियामेंट में खड़े होके, हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो इस तरीके के भी आरोप सहने पड़े। अभी एक और था, आजकल मेडिसिन का बड़ा चक्कर चल रहा है कोरोना के दिनों में। मैंने इसके संबंध में कि आपको पता है जेनरिक मेडिसिन में प्रिंटेड और एक्स फैक्ट्री प्राइस में कितना फर्क है। जिसपे 100 रुपए MRP प्रिंटेड है, वो 10 रुपए की डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है। मैंने इन सब बातों को लेते हुए RTI लगाई। और बहुत चीजें थी उसमें कि इनकी पैकिंग में फॉल्ट है, कि ये 10 की जगह 15 की स्ट्रिप कर दी कि 15 की खरीदनी पड़ेगी अब। और जो एडवर्टाइज मेडिसिन है उसमें 10 की जगह 8 कफ लॉजेंजेस कर दी, क्योंकि कस्टमर जो है वो कॉस्ट बाई पर स्ट्रिप जज करता है। तो इस तरीके की सब चीजों को मैंने सर्वे करके और CIC में एक मैटर में इंटरवीन किया। अब CIC ने रिकमेंडेशन दी खाली, देखिए डायरेक्शन नहीं, रिकमेंडेशन। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी को रिकमेंड किया, आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स मिलके ये इन रिकमेंडेशंस पे अपने कम से कम स्टडी तो करो। पर हमारे यहाँ तो ऐसा सिस्टम खराब है कि NPPA उस रिकमेंडेशंस के ऊपर भी दिल्ली हाई कोर्ट से पहुंच गया उसे चैलेंज करने। तो ये, या अभी एक और मैंने लगाई, आपको पता है कि ये पार्लियामेंटेरियंस को जितनी मर्जी फर्स्ट क्लास AC फर्स्ट क्लास में अपने बर्थ रिजर्व, कितनी भी ट्रेन से में बर्थ रिजर्व करवा लें, 2 बर्थ इन्हें मिल जाती हैं, एक इनको एक इनके कंपेनियन को। अब जब इन्हें मान लीजिए दिल्ली आना है अधिवेशन अटेंड करने, ये लोग क्या करते हैं, एक हफ्ता पहले से जितनी भी ट्रेन होती हैं 1 हफ्ते की, सब में अपनी अपनी बर्थ रिजर्व करवा देते हैं। और वो सब बेकार जाता है सरकारी पैसा तो लोकसभा राज्यसभा सेक्रेटरिएट को देना पड़ता है, पर वो अनअवेल्ड जर्नी का भी देना पड़ता है। जो कि सीटें बर्थ खाली गई या जो भी TTEN है उसने पैसे लेके किसी को वैसी इजाजत दे दी इस्तेमाल करने की, तो उसके ऊपर भी RTI लगाई। अब पता चला है मेरे को कि उसका नतीजा ये निकला कि जब उसकी रिकमेंडेशन पहुंची लोकसभा राज्यसभा में, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे और लोकसभा राज्यसभा जो है एक कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं कि इस तरीके की मल्टीपल बुकिंग्स जिसमें कि सरकारी पैसा बेकार होता था वो आगे नहीं हो। तो ये सुधारवादी RTI जब भी मैं लगाता हूं, पर अब उतना नियमित रूप से नहीं लगा पाता। तो अब ये RTI का मिसयूज, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसमें ब्लैकमेलर्स घुसा है, इसमें पब्लिसिटी सीकर घुसा है,
इसमें येलो जर्नलिस्ट घुस आए हैं। और आज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में लगभग 40,000 जो पेंडेंसी है उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं लोगों का है। और कमीशन जो है दुरुपयोग को बड़े सीरियसली लेता है, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी बहुत सीरियसली लेते हैं। भाई एक एक्ट बनाया उसे अच्छे काम के लिए उपयोग करो। तो जैसा भी मेरे इंट्रोडक्शन में कहा गया कि मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करता हूं, तो मैंने कई लोगों को इस तरीके के मिसयूजर्स को उनके खिलाफ ऑडिट करवाया। अभी लॉकडाउन के दौरान ही एक शख्स ने एलजी ऑफिस में 141 एप्लीकेशन लगा रखी थी। पहले वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस में लगाता था, वहां पे भी उसे मिसयूजर डिक्लेयर करवाया गया, एंड ही वाज ए ब्लैकमेलर। और अब उसे फिर मिसयूजर डिक्लेयर किया। लोगों ने इसका दुरुपयोग करने में तो एक हद क्रॉस कर दी है। दिक्कत क्या है कि हमारी जो पब्लिक अथॉरिटीज हैं उनके अफसरों को हैंडलिंग भी प्रॉपर नहीं आती, इसलिए वो परेशान होके उसमें बहुत टाइम डिवोट कर देते हैं। जीबी पंत हॉस्पिटल दिल्ली में किसी शख्स ने आरटीआई लगा दी कि यहाँ आपकी लाइब्रेरी में अमेरिका और ब्रिटेन की मेडिकल बुक्स है, आप उन बुक्स को पढ़ के मेरे निम्नलिखित क्वेरीज का जवाब दीजिए। अब बताइए, अब वो बेचारे प्रोफेसर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें तो इतना कानून का ज्ञान नहीं, वो घबरा गए। उन्होंने मेरे को बुलाया, मैंने कहा जी आप चिंता नहीं करो, मैं केंद्रीय सूचना आयोग के सामने अपीयर होऊंगा। तो अब उन्हें साहब को क्या करना होगा, या तो पीएचडी करनी होगी या डीएम करना होगा। उन्होंने कहा ये रिसर्च का काम खुद क्यों करूं, पीआईओ के जिम्मे लगा देता हूं। तो केंद्रीय सूचना आयोग श्री यशोवर्धन आजाद ने बड़े आड़ा हाथों लिया उन्हें और स्ट्रक्चर पास किए। ये किस्सा जब मैं एक एजुकेशन डिपार्टमेंट की वर्कशॉप में सुना रहा था, तो वहां पे एक टीचर बोली, अजी साहब ये तो कुछ भी नहीं है, आजकल की मदर्स तो किट्टी पार्टीज में बिजी रहती हैं और आरटीआई में हिस्ट्री ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पुट अप कर देती हैं हमें कि इनका जवाब दो। तो मतलब ये सही तरीका नहीं है। मेरा कहने का तरीका तो ये है कि आरटीआई को स्कूल पाठ्यक्रम से शामिल किया जाए बेसिक लेवल पे, जिससे कि एक प्रबुद्ध नागरिक पैदा हो और वो सरकार के क्रियाकलाप पर निगरानी रखने के लिए उसे सही परिप्रेक्ष्य में, सही रूप में, नेशनल इंटरेस्ट में इस्तेमाल करे। और इसके साथ ही पब्लिक अथॉरिटीज में भी आरटीआई हैंडलिंग को कैसे किया जाए। अब क्या होता है, कई बार जो है ये सीआईसी में मैटर पहुंचा नहीं और वो इंफॉर्मेशन ऑफिसर घबरा के जो इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड है वो भी दे देता है। वो है एक केस में तो सूचना आयोग ने उन्हें बड़ी झाड़ लगाई। ये बोले आपने कैसे दे दी इस बच्चे की पर्सनल इंफॉर्मेशन आरटीआई में, अगर मेरे बच्चे की देते मैं तो कोर्ट में घसीट के ले जाता। तो हैंडलिंग भी प्रॉपर नहीं है। और ड्राफ्टिंग जो आरटीआई एप्लीकेशन, इसकी ड्राफ्टिंग बहुत सही होनी चाहिए। अगर आप ड्राफ्टिंग सही कर रखेंगे तो आपका 100% सही जवाब मिलेगा। तो इसमें एक नहीं कई सुभाष चंद्र अग्रवाल पैदा हो जाएंगे। तो यही मेरा आग्रह है। और देखिए मिसयूज रोकने के लिए मैं आरटीआई अमेंडमेंट की वकालत नहीं करता, क्योंकि सरकार को अगर जरा सा मौका मिल जाए अमेंडमेंट करने का, वो उसे इतना अमेंड कर देगी ये डाइल्यूट ही हो जाएगा। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज अंडर आरटीआई एक्ट मेरी पिटीशन थी, ना तो उस पर अमल किया, ना उसे चैलेंज किया, ना लेजिस्लेशन अमेंड किया। तो बताइए, तो गलत बात है ना कि आज हमारे पॉलिटिकल पार्टीज जो मिलके देश के कानून बनाती हैं, जिन्होंने सूचना का अधिकार कानून बनाया, वही अपने बनाए हुए कानून की इस तरीके से अवहेलना कर रहे हैं कि हमें ही सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा कि जे आप इस पे अमल कराइए सूचना आयोग के आदेश पे कि पॉलिटिकल पार्टीज आरटीआई के दायरे में आती है। तो ये सब बातें हैं। और मैं आपको कई इंटरेस्टिंग चीजें सुना सकता हूँ, पर शायद आप लोगों के लंच का समय हो रहा होगा। मैं तो आई वॉज ए न्यूज मेकर, डेली मेरे पास तो सवेरे ही फोन आ जाते थे लीडिंग जर्नलिस्ट के। मैं 2-3 you can carry on. We are listening you very well. Time sir. Yes. आपकी आवाज नहीं आ रही। खैर, तो मैं तो आई वॉज ए न्यूज मेकर, तो मेरी तो रोज या तो सीआईसी का ऑर्डर या आरटीआई रिस्पॉन्स अखबारों में छपती थी। एक बार क्या हुआ कि
द वीक मैगजीन है, उसमें एक थोड़ा सा स्नैपशॉट आया कि योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन जो कि नीति आयोग में कन्वर्ट हो गया है, उसमें प्रिविलेज्ड टॉयलेट्स बने थे जिसमें स्मार्ट कार्ड से एंट्री मिलती थी। मैंने उसके ऊपर फाइल नोटिंग मांग ली, तो वो इतनी मैंने सोचा मामूली सी खबर है, मैंने खाली पीटीआई को दी। वैसे मेरे पास तो हजारों जर्नलिस्ट की लिस्ट है, तो मैंने सबसे शेयर नहीं करी। मैंने कहा छोटी सी न्यूज आइटम है। तुरंत पत्रकारों के फोन आ गए, जी आपने हमसे क्यों नहीं शेयर करी। और वो आरटीआई इतनी ज्यादा प्रचारित हो गई कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट पे प्लानिंग कमीशन को क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी कि इट वाज ए मोटिवेटेड आरटीआई एप्लीकेशन, जिसमें और रिलेटेड सामग्री नहीं पूछी गई। मैंने कहा भाई मेरी हर एक आरटीआई एप्लीकेशन में सेकंड लास्ट क्वेरी होती है, एनी अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप उसमें दे देते। और यहां तक हुआ कि एक बार कैबिनेट मीटिंग हो रही थी यूनियन कैबिनेट की, तो प्लानिंग कमीशन के जो उस समय के डिप्टी चेयरपर्सन थे डॉक्टर मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, वो गए तो मिनिस्टर्स ने भी बड़े मजाकिया लहजे में पूछ लिया, सर एक स्मार्ट कार्ड हमें भी दिलवा देना। उन्होंने भी उसी मजाकिया लहजे पर जवाब दिया, वेट यू आर इन द क्यू। तो मतलब बड़े इंटरेस्टिंग भी होती थी आरटीआई और सिस्टमेटिक रिफॉर्म। अल्टीमेटली वो प्रिविलेज कार्ड एंट्री खत्म करनी पड़ी। तो बहुत इसमें सुधारवाद भी है और सब कुछ है। मैं तो सब आप लोगों से निवेदन यही करूंगा कि मेरा तो रोज एक आरटीआई का नियम था, आप महीने में एक आरटीआई का नियम बना लीजिए जो कि नेशनल पब्लिक इंटरेस्ट में हो, तो इस देश का बहुत भला हो जाएगा। और कोई इस संबंध में बोलने को बहुत कुछ है मेरे पास, पर अब मैं थोड़ा सा समय आप लोगों को देना चाहूंगा कि आपको कुछ पूछना हो तो पूछिए पार्टिसिपेंट्स को। Thank you, sir. Thank you so much for your so articulated address. Indeed, it's an honor to learn from a luminary like you, and we are grateful to you that you have shared your precious experience regarding RTI activism with us. It is very fascinating moment to hear you. Most important for emphasizing the power of RTI Act that ensures not only transparency but also strengthen the democratic values. Thank you so much, sir. Without taking so much time for the Q&A session, I would like to call Dr. Kulwant Malik, who is Assistant Professor of Law at Central University of Haryana. Also, he is Chief in Charge RTI Cell of CUH for moderating the Q&A session. Dr. Malik, over to you. Dr. Malik, can you hear me? Yes, sir. यदि अवेलेबल डॉक्टर साहब नहीं हो तो मैडम को बुला दो, मोना को, मोनिका, डॉक्टर मोनिका। ओके सर। हाँ, क्योंकि सर को कुछ अर्जेंट काम था, उन्होंने बाहर जाना होगा था बीच में। हाँ, यस। Okay, sir. So, in place of Dr. Kulwant Malik, now I would call Dr. Monica, who is also an Associate Professor of Law at Central University of Haryana, to moderate the Q&A session. Ma'am, over to you. Yes. Thank you, Professor Dalal. Shivendra, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. So, today on the occasion of this national level workshop on a very significant topic, right to information, suo motu disclosure and best practices, organized by our RTI cell, Central University of Haryana, in collaboration with Haryana Institute of Public Administration, Gurugram, in the capacity of Deputy Dean Students Welfare, I am privileged to perform this responsibility of moderator as well as to give the concluding remarks here. We are highly obliged and feel enthusiastic with the glaring presence of our Honorable Vice Chancellor, Professor R.C. Kuhar, and for his very significant initial remarks on this right to information. Sir, you have very well elaborated
on vision and mission of the new education policy. As today we can see, we can visualize the efforts of our RTI cell that is really pragmatically working towards this new education policy as the students of different disciplines are here. So Professor Kohar has very well said that is the interdisciplinary interactive teaching learning process only which can give our students an overall view of the discipline in this social environment. Then Professor Kohar has focused upon that our students have to take a step cross the local and the regional boundaries if really they want to attain the concrete knowledge. That should be a multidisciplinary, interdisciplinary understanding of the subjects. Then, as our Honorable Vice Chancellor is a wonderful speaker on most of the topics and even on the law, I was really feeling very much privileged to be the member of this institution, and the way he has focused upon the importance of the RTI Act. Sir, you have very well said that this act encourages accountability and transparency of administration. And you have used the term social audit to let our students understand that what this social audit is working. You are very right, sir, in saying that this social audit is a way of measuring, understanding, reporting, and ultimately improving an organization's social and ethical performance. Then, sir has very well focused upon the misuse from the both perspective, information seekers as well as information providers. And the term Sunshine Act that has been repeatedly used by Professor R.C. Kohar. Yes, this RTI Act is a sunshine law as it focuses upon the transparency of all the three organs of the state that should be open for the public observation. Then, sir has very aptly appreciated the landmark judgments of our Honorable Supreme Court and the rulings of the CIC, and that gives us an insight that its appropriate use should be there. And being a responsible citizen, we people, our young generation, you students, you must first of all measure that what information you are seeking, it should not be the misuse or abuse of the act. So, sir, you have aptly said that we should follow its object in letter and spirit. So once again, a hand-folded thanks for appreciating the efforts of our RTI cell and invoking or thinking towards RTI activism. Thank you, sir. Proceeding towards the distinguished speaker, Dr. Rajveer Dhaka from HPA Gurugram, who is with us as an expert on RTI proceedings. Sir, we highly appreciate your kind gesture for addressing our students and faculty in high spirit. The way you have focused upon the purpose of RTI Act through the landmark judgments of the Coleman case, SP Gupta 2, then Union for Civil Liberty case, where court has, our Honorable Supreme Court has clearly observed that right to know is embedded under our fundamental right guaranteed under Article 19(1)(a). That is part of our Part 3 of the Constitution, fundamental right, justiciable and enforceable. Then, very well you have explained that the gist and crux of this RTI Act, it is that every information under control of public authority, it must be open to public observation. Then there was a vast explanation at your part on the internal functionaries. Then the actual problem why people do not approach under this RTI Act, it was very well explained by you, sir. And
why you have focused upon the actual reasons why instead of approaching under this RTI Act, people go to High Court and Supreme Court. Then the features of the RTI Act, they were very well explained. The manner you have explained, it was really remarkable, sir. Then your quote on Justice Jagmohan Sinha's role as a judicial activist with regard to the blue book information, where the court ordered the government to provide for the relevant data information from the blue book, that there was nothing there to be hidden on that aspect, and it was open to public unconditionally. So, sir, as Professor Kuhar, Dr. Rajveer Dhaka also focused upon checks upon the blackmailing tactics under the guise of this RTI Act. That is really a big problem today, which we are facing. And sir, you have very well classified the informations which come under the RTI Act, and a proper scrutinization is very well necessary in order so that the overburden can be put one side, the relevant specific information should be there, so that the real addressal may be given to the aggrieved party. Then you have discussed on discretion of the information officer, how that discretion has to be used. All the information officers who are the instrumentalities under this act at different hierarchies, you have very well said that this discretion never means to utilize your own whims. It should not be subjective, it should be very objective. Then a very good, very aptly mark was there that there must be a balance between efficiency and transparency. That is necessary for the smooth and effective functioning of RTI instrumentalities. So, then proper scrutinization. Your focus was upon the proper scrutinization of the applications, whatever come before our information officers. And sir, very well you said that you have given a quote of the Honorable Supreme Court, where the court has said that there must be a balance between the two implied rights. One is the right to know and the other is the right to privacy. So the same was the relevant judgment, where I want to say was in the case of the appointment of the judges when the act came. And when a presidential reference was made under Article 143, where Supreme Court has given the same observation, there it was ratio decidendi, here it was the obiter dicta, that there must be a balance between these two things. One is the right to information as a implied fundamental right under 19(1)(a), and then right to privacy under Article 21. There must be a balance. So, sir, once again, we are highly thankful to you for the salutary address that you have given to our students, and the faculty is also really feeling very much enthusiastic and inspired with regard to the use, how to make the application. And if we are at any hierarchy where we are working as the information officer, the concepts have become very clear to we people. Once again, thanks to you, sir. Proceeding towards the next distinguished speaker, Professor R.C. Dalal, Head of the Department of Political Science Department, Central University of Haryana, Mahendragarh. Sir, you have focused upon the most pragmatic complications under the domain of the misuse of the RTI Act. That is baseless bundles of the information asked upon under this RTI Act. So you have given the very well solution to this problem, that if an institution, a department, a public sector undertaking, if it adopts the procedural fairness and puts it on the authentic public domain, then need not to fear at all of these bundles of the applications. These applications should be scrutinized objectively as per the legislative guidelines, or we can say according to the legislative policy of the RTI Act. Sir, you have very well said that we should save the public resources as far as possible.
Professor Dalal has specially focused upon that, and only specific information should be given. Then section 7, especially part 1 of this section, was very well addressed. Section 9, section 10, 11, and in section 11, especially the third party information and the procedure to be followed in case of third party information was very well addressed. And in fact, the whole act, the provisions of the act, they were very well explained. Sir, you have very well justified you as an excellent teacher and a responsive personality dedicated towards the institutional as well as administrative issues. Once again, thank you, sir. Proceeding towards the renowned RTI activist and expert in RTI matters, Shri Subhash Chandra Agarwal. Sir, we feel really privileged with your prominent and glaring presence in this on this very significant topic in this online session, and I was visualizing the remarks of our students. They were very happy and really they were feeling tireless to listen you for the hours, and the same was for me also. So in this way, you have first of all have created a platform to understand our students that look at the position before the enactment of this RTI Act, that is pre-RTI Act position in India, and the change after coming of this RTI Act, that yes, the accountability has increased, transparency has increased. So in that way, you have addressed on the efficacy of this act. Sir, you have discussed on very interesting and the relevant issues which are raised from time to time, and the matters which come within the domain of RTI Act and those which are ultra vires, the objectives of this act. So, sir, your achievements and your continuous struggle that leads to the success story as an RTI activist, as a socially spirited person, which you shared with our students and our faculty, has definitely enhanced the knowledge as well as the clarification on many points where generally we are confused whether it is bona fide and whether it is in accordance with the policy of RTI Act to demand any information as an applicant, and as well as to supply the same if we are in any of the capacity of the information officer, if we are holding under the RTI Act. Then, sir, a very relevant information which you have given to our students, that the private entities are not aloof from this act, because basically the regulatory authorities are there. That's why all those institutions which come under the domain of Article 12 that deals with state. So, private entities also come under the domain of Article 12 as state, because the regulatory authorities which are created by the competent law-making authority, that is the statute, it is there. That's why private entities also come. So, information if we want to take, we can take from there. Then, a very aptly, sir, you have said, the proper solution, how to check upon the abuse and misuse of this act, because this is a very efficient, significant act for the transparency, for the pragmatic democracy of the country, but misuse has become a big problem. And sir, you have given aptly the solution that lack of proper handling is one of the cause, and improper drafting, it is also the another very important reason why the abuse is there. So if properly these applications are handled and at the same time proper drafting is there, it can only give an efficient solution to control and prevent the abuse of RTI Act. So after analyzing and critically appraising this RTI Act, we can say that this act is an excellent enactment that empowers the citizens towards participatory democracy, to uncover corruption, to enhance transparency,
and accountability at all the levels of the government organs, and thus makes better informed citizens who would keep necessary vigil upon the functioning of the government machinery, provided that abuse and especially blackmailing under the guise of this relevant act is efficiently controlled. So thanks to all of you. Over to you, Shiven. Yes, thank you, ma'am, for your concluding remarks, as well as thanking all the speakers of the day. Now, for the next part, now I would call Mr. Rishabh to play the national anthem, and I request to all the attendees to take their position. Shiven, Rishabh, over to you. Dr. Kulwant is there for vote of thanks. Okay, ma'am. Hello. Okay, ma'am. Yeah, I'm doing. Dear audiences, for the vote of thanks session, now I would call Dr. Kulwant Malik, Assistant Professor of Law, Central University of Haryana, to deliver vote of thanks. Dr. Malik, over to you. Thanks, Shivendra. Honorable Vice Chancellor, Central University of Haryana, Professor R.C. Kuhad, a great renowned scientist and chief patron of this workshop. Dr. J.P. Bhukkar, sir, Registrar, Central University of Haryana, a good sportsman and patron of this workshop. Dr. Rajbir Dhaka, sir, Senior Faculty Member, Haryana Institute of Public Administration, Gurugram, and a very impressive personality of this workshop. Professor Rajbir Singh Dalal, Head Department of Political Science and First Appellate Authority of Central University of Haryana, and a very good academician and second intellectual resource persons of this workshop. Sri Subhash Chandra Agarwal ji, a very renowned RTI activist who played a very active role for strengthening the RTI institution in India. Honorable and respected Professor Rajesh Kumar Malik, Head and Dean, School of Law, Central University of Haryana, a great legal intellectual in India and source of my inspiration, my teacher, guru, and boss of my life. Honorable respected Dr. Monica Malik ma'am, Associate Professor, Department of Law, Central University of Haryana, a very good speaker, anchor of every program and moderator of this workshop also. Other respected faculty members, non-teaching staff members who joined this workshop from Central University of Haryana and from other universities and colleges, and dear participants, a very good afternoon to all, to one and all. I feel privileged and delighted to perform the duty of vote of thanks in this national workshop on RTI Act, suo disclosures and best practices. My pleasure is increased many times after listening to all our resource persons of today's workshop. It is my proud privilege to propose our vote of thanks on this very special occasions of this workshop on the topic that is RTI Act, suo disclosures and best practices, organized by RTI Cell of Central University of Haryana and in collaboration with Haryana Institute of Public Administration, Gurugram, HIPA. I take this opportunity to express my gratitude to Dr. Rajbir Dhaka sir, Professor Rajbir Dalal sir, Sri Subhash Agarwal ji, resource persons of this workshop, for benefiting our participants by sharing their valuable and intellectual thoughts on this topic of the workshop. Sir, all of your presence and thoughts expressed by all of you are a great source of motivation to all of us. On being the in charge RTI Cell, Central University of Haryana, and in gracious presence of our Honorable Vice Chancellor and Registrar sir, I assure you sir, in future also, the RTI Cell and Central University of Haryana will be ready for providing any type of help as and when it will be required by HIPA Gurugram. Thank you very much, Dr. Rajbir Dhaka sir. I express my sincere thanks to Honorable Vice Chancellor Professor R.C. Kuhad sir for motivating us for organizing this event.
Further, I also express my sincere thanks to Dr. J.P. Bhukkar sir, Registrar of our university, for sparing time from her busy schedule and delight us with his words. I offered my sincere thanks to all faculty members, non-teaching staff members of Central University of Haryana, and joined from other university and colleges. Thanks to all of you for your participation in this workshop. I offered my sincere thanks to respected Dr. Monica Manik ma'am for accepting our proposal to become the moderator of this workshop. Ma'am is so hardworking and blessed us always, especially me, with her ever-helping nature. Thank you very much, ma'am. Further, in this series of thanks, I offered my sincere thanks to Professor Rajesh Malik, who is inspiration point for all of us. Sir is very hardworking and ready for helping each and everyone who comes towards him for seeking any kind of help. Thank you very much, sir. I also thankful to Mr. Akshat, student of MA Political Science, who organized this workshop so systematically on this online platform. It's only Akshat who prepared this workshop so eventfully by preparing flyer, invitation card, Google form, sharing the online links for joining this workshop. Thanks, Akshat. I also thanks to Shwendra, Vinay, Renu, Rishabh Yadav for introducing and for preparing this event in so systematic manner. I will also grateful to the technical team of HIMPA, Gurugram, and other staff members who controlled this program at their end so impressively. In last, I offered my heartiest thanks to this wonderful disciplined participants, our university proud, our students, and other participants for whom this workshop was organized. You all are our strength, and you are the best part not only of this workshop but also to the university. We are organizing all such types of academic activities for you so that you can play an important role in the society through your overall development. Thanks again to one and all who presents on this online platform, and even also who has left due to their some urgent work or any other reason. Thank you, thanks to all of you. Thank you very much. Now, Shwendra. My gratitude to you, sir, for thanking all the dignitaries and most important, our dear curious participants. Indeed, it's been a fascinating learning session. Undoubtedly, all of us have learned greatly from your insightful lectures. All of you, Dr. Rasbir, Professor Dalal, and Sri Subhas Agrawal, not but the least, Professor R.C. Puhad, Vice Chancellor, Central University of Haryana. Thank you so much, dear speakers. Before summing up this session, I call dear Rishabh to play national anthem and request attendees to take your position for national anthem. Rishabh, over to you. उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल गायक जय भारत भाग्य विधाता जय हे Thank you, Rishabh. Thank you so much. Dear participants, that brings us to the end of today's workshop. Once again, my heartfelt gratitude to all the resource persons of the day. Thank you, all the dignitaries, for giving blessings with your kind presence.
Thank you everyone for joining us